हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हैं और सेफ हो। हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें साइक्लिक ग्रुप की हमारी थ्योरम्स कुछ हो चुकी थी और कुछ रहती हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3-4 थ्योरम है, एक टॉपिक है एलर फंक्शंस का, और उसके बाद एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है बताने वाले, बाकी मैं ऑरली बता दूंगी, 1-2 करके दिखाने हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। इसी वजह से आज रियल एनालिसिस की वीडियो मैं नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगा एक बार, तो आपकी भी जो पढ़ा हुआ है साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में वो आप भूल जाओगे अगर मैं इसकी वीडियो लेट अपलोड करूँगी। तो ये टॉपिक स्किप नहीं करते हैं, इसको भी साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स हम पढ़ रहे थे साइक्लिक ग्रुप की, उसमें ही एक थ्योरम है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर प्रोसेसेस प्रॉपर सब ग्रुप। देखो क्या कह रहे हैं ये, कि कोई भी हर एक फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर कंपोजिट होगा उसका कोई ना कोई प्रॉपर सब ग्रुप ज़रूर होगा, ठीक है। कंपोजिट ऑर्डर होने का क्या मतलब है? कोई भी नंबर कंपोजिट किसको कहते हैं हम? जिसके वन और वो खुद, उसके अलावा भी हम उसके क्या लिख सके, मल्टीपल लिख सके। जैसे कि 15 है तो उसको 3 × 5 की प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना। किसी भी नंबर को वन और वो खुद, उसके अलावा किन्हीं भी 2 नंबर की प्रोडक्ट्स अगर आप लिख सकते हो तो दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो करते हैं थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट। देखो, अब क्योंकि बात हुई है फाइनाइट ग्रुप की और कंपोजिट ऑर्डर की, तो मान लेते हैं कि लेट जी क्या है, कोई भी एनी फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कैसा है? कंपोजिट है। लेट की ऑर्डर ऑफ जी क्या है? टी है। टी कोई भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होने का क्या मतलब है कि इस टी को मैं किन्हीं भी 2 नंबर की प्रोडक्ट्स लिख सकती हूँ, और कंडीशन ये है कि ना तो ये 1 होना चाहिए और ना ही ये 1 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 अनदर नंबर है। अब यहाँ से 2 केस बनते हैं कि ये जो फाइनाइट ग्रुप है ये हो सकता है कि साइक्लिक हो और हो सकता है कि ना हो, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक पढ़ा है हमने, हमें पता है कि कोई भी ग्रुप हो सकता है कि साइक्लिक हो और हो सकता है कि ना हो। तो वही हम केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर ये जी साइक्लिक है तो सो व्हेन जी इज साइक्लिक ग्रुप। तो देखो, अगर जी साइक्लिक है, साइक्लिक होने का मतलब जनरेटेड है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि जी क्या है? ए से जनरेटेड है, ठीक है। जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जी के अंदर क्या है? जी ए से जनरेटेड है, यानी कि ए इसका एलिमेंट है। अभी मान के चुके हैं ऊपर कि जी का ऑर्डर क्या है? टी, और टी क्या है? एम एन। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो ए है, जी के अंदर ए एलिमेंट है, जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही एलिमेंट का ऑर्डर होता है, तो ए का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर ए का ऑर्डर एम एन है तो इस बात से हमें क्या इम्प्लाइज होता है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा करते थे कि ए की पावर एम एन करने पर आपको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ये मतलब होता है अगर ए का ऑर्डर कुछ है तो इसका मतलब उसकी वो पावर करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी। अब यहाँ पर एक प्रूफ यूज़ करते हैं हम पढ़ा करते थे कि अगर ए का ऑर्डर टी है सपोज, और ए की पावर क्यू करने पर आपको ई मिलता है, तो यहाँ से हम लिख सकते थे कि टी जो है वो डिवाइड करेगा क्यू को, लिख सकते थे। और अगर आपको ऑर्डर नहीं भी पता तो आप सिंपली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हो कि वो डिवाइड करेगा क्यू को। यहाँ पे वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। कैसे? देखो, ए की पावर एम एन करने पर ई आ रहा है, ए की पावर एम एन करने पर ई आ रहा है, लेकिन मुझे ए का ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। ए की पावर, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए की पावर एम की पावर एन करने पर ई आ रहा है। इसको और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे लिख लो। अब देखो, ए की पावर एम और उसकी पावर एन करने पर ई आ रहा है। यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट कि ए की पावर क्यू, यहाँ पर ए की जगह कौन है? ए की पावर एम, और उसकी पावर एन करने पर ई आ रहा है, लेकिन मेरे को ए की पावर एम का ऑर्डर तो नहीं पता ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि जो ऑर्डर होगा ए की पावर एम का, जो भी ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा किसको? एन को। समझ में आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं? देखो, हमें ए की पावर एम का ऑर्डर नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ए की पावर एम की पावर एन करने पर ई आ रहा है। तो बाय दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो भी ए की पावर एम का ऑर्डर होगा ना, वो एन को डिवाइड करेगा। ये हम
स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है, आई थिंक कि आपको याद भी होगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब हमें इसका ऑर्डर नहीं पता तो कोई भी इसका ऑर्डर हम लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। हम मान लेते हैं कि जो लेट कर लेते हैं कि a की पावर m का जो ऑर्डर है वो क्या है, r है। क्या है, r। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि r की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, 1 से तो बड़ी होगी और mn से छोटी होगी। जो a की पावर m है, क्योंकि ये इसका ऑर्डर है, a की पावर m का ऑर्डर क्या है, r है। देखो ना तो ये 1 हो सकता, क्यों, अगर a की पावर m का ऑर्डर 1 हो गया तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और mn से ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि m ना तो 1 है और n ना तो m1 है और ना ही n1 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन है कि r 1 से तो बड़ा होगा और mn की मल्टीप्लिकेशन से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर को कुछ भी मान लो, a की पावर m को ना सॉल्व करने के लिए एक बार कुछ भी एलिमेंट लेट कर लो कि जो a की पावर m है ना वो y है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दो कि y का ऑर्डर क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर y का ऑर्डर r है तो मतलब y के अंदर r एलिमेंट्स है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि r y स्क्वायर, y क्यूब, y4, y5 अप टू y की पावर r तक किस में बिलोंग करेंगे, h के अंदर बिलोंग करेंगे। अगर y का ऑर्डर r है तो मैं कह सकती हूँ कि y भी इसके अंदर जाएगा। एक मैंने ग्रुप बना लिया, एक सब ग्रुप बना लिया, y स्क्वायर, y की पावर 3 अप टू y की पावर r। और क्योंकि y का ऑर्डर r है तो y की पावर r करने पर क्या आएगा, e। तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, ये y की पावर r किसके इक्वल है, e के इक्वल है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ना तो ये r 1 हो सकता और ना ही ये r mn के इक्वल हो सकता, तो इसका मतलब जो ये h है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया किसका, g का। देखो ये जो ये सब ग्रुप वाली चीज़ है ना, ये आपको जब और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम सेकंड चैप्टर में लैग्रांज थ्योरम पढ़ लेंगे ना, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो थ्योरम मैं आपको अभी नहीं करवा सकती क्योंकि उसके लिए चैप्टर नंबर 2 के रिजल्ट्स का यूज़ करना है, वो भी हम करेंगे। तो ये चीज़ आपको जब और क्लियर हो जाएगी कि हमने इसको प्रॉपर सब ग्रुप क्यों कहा, ये लैग्रांज थ्योरम में रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया किसका, जी का। देखो जी क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप था जिसके जो किससे जनरेटेड था, ए से जनरेटेड था। ए का ऑर्डर हमने क्या मान लिया था, mn मान लिया था, और मैंने एक h इसका सब ग्रुप बना दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह से है, कितनी पावर है एलिमेंट की, r, और ये इस r की वैल्यू 1 से तो बड़ी है और mn से छोटी है ना। तो इस वजह से जो h है वो क्या बन गया, एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया किसका, h का। अब देखो ये तो केस तब था जब आपके पास क्या था, ये साइक्लिक था। अगर ये साइक्लिक ना हो तो छोटा सा है बिल्कुल, अगर जी साइक्लिक नहीं है, देखिए अगर जी साइक्लिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर mn नहीं है ना, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसका ऑर्डर क्या है, mn है। क्या है क्वेश्चन कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप। अब हमने बात की कि ग्रुप तो साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। अगर ग्रुप साइक्लिक था तो हमने मान लिया कि उसका ऑर्डर क्या है, टी है, यानी कि उसके हर एक एलिमेंट को हम इस तरह की पावर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो हम उसके एलिमेंट्स को इस पावर में नहीं लिख सकते। तो अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो कोई भी एलिमेंट ऐसा जी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जिसका ऑर्डर क्या हो, mn हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने मान लिया कि कोई बी एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और कंडीशन ये है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब देखो कि ग्रुप ये जो बी है एलिमेंट है, ये ग्रुप जी का एलिमेंट है। अब कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये mn से तो बड़ा हो नहीं सकता और आइडेंटिटी से mn से तो छोटा रहेगा, और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, ये कंडीशन होती है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ले लिया, वो ऐसे लाई करेगा। ठीक है, अब मेरे को इसका ऑर्डर तो पता नहीं, तो मान लो कि इसका ऑर्डर क्या है, p है। क्या है इसका ऑर्डर, p।
और हमने एक ग्रुप बनाया H। देखो B किसका एलिमेंट था, G का, और H में एक कोई ग्रुप बना रही हूँ जिसके अंदर कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, B का स्क्वायर, B की पावर 3, B की पावर 4 अप टू B की पावर P। और देखो B ऑर्डर अगर B का P है तो B की पावर P करने पर क्या आएगा, E। तो इस H के अंदर क्या एलिमेंट जा रहे हैं, B, और B किसका एलिमेंट था, G का। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया किसका, G का। वो भी किस तरह से कि यहाँ पे जो H का ऑर्डर है वो भी क्या है, P है। क्यों है H का ऑर्डर P, क्योंकि इसके अंदर P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी ये किया था, हमने A की पावर M को Y माना था, और ये किसका एलिमेंट था, G का था। G का कोई एलिमेंट लेके हमने एक ग्रुप बना दिया, उसका नाम हमने H रख दिया, तो इसका मतलब वो उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब देखो G साइक्लिक नहीं है तो भी क्या हो रहा है, एक प्रॉपर सब ग्रुप आपको मिल रहा है जिसका ऑर्डर ये है, ऐसे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हमने दोनों केस करके देखे, एक फाइनाइट ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर कंपोजिट था, या चाहे वो साइक्लिक हो तो भी उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो तो भी इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है। बस इस थ्योरम में आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी, बट फिर भी कोई डाउट हो तो अब एक बार खुद से करके देख लेना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप लोगे तो हर एक सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। और ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, और काफ़ी आसान है, इसका प्रूफ एक बार में समझ में आपको आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेना है, उसका सब ग्रुप लेना है और उसको भी साइक्लिक शो करके दिखाना है। ठीक है, देखिए हमने लेट कर लिया कि G क्या है, लेट G बी एनी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, और सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका कोई सब ग्रुप भी लेट करना है तो लेट H बी एनी सब ग्रुप। H क्या है, इसका कोई भी एक सब ग्रुप है। देखो अगर कोई एलिमेंट लूँ मैं, X ले लिया सपोज मैंने, जो किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। H क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है और H फर्दर सब ग्रुप है G का, तो ऑटोमेटिकली X किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा। और G किससे जनरेटेड है, A से जनरेटेड है ना। G किससे जनरेटेड है, A से जनरेटेड है। तो X किस में बिलोंग कर गया, G में, और G किससे जनरेटेड है, A से। तो अगर A G का जनरेटर है तो G में बिलोंग करने वाले एलिमेंट को हम A की सम पावर में लिख सकते हैं। लेट से हमने इसको K पावर में लिख दिया, फॉर एनी इंटीजर K। ठीक है, क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, जनरेटर की डेफिनेशन यूज़ की है। अब देखो अगर X बिलोंग कर रहा है H में और H एक सब ग्रुप है तो ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो अगर x a की पावर k की इक्वल है तो x का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a की पावर माइनस k के इक्वल, और ये भी किस में बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। सिंपल है ये दो। अब देखो कैपिटल H के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, x इक्वल टू a की पावर k, ये भी किस में बिलोंग कर रहा था, H में बिलोंग कर रहा था, और ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से a की पावर k यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट, a की पावर माइनस k यानी कि नेगेटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि H के अंदर कैसे एलिमेंट्स जा रहे हैं, पॉजिटिव भी जा रहे हैं और क्या जा रहे हैं, नेगेटिव भी जा रहे हैं। H के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स भी जा रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी जा रहे हैं। H क्या है, G का सब ग्रुप। हमारा काम क्या है, H को साइक्लिक शो करना। साइक्लिक शो करने का क्या मतलब है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि H के सारे एलिमेंट्स को आप उसकी पावर में लिख सको। मतलब मुझे H का जनरेटर ढूंढना है, ठीक है। मेरे को H के अंदर पता चल गया कि पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं और नेगेटिव एलिमेंट भी हैं। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट M बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट M बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि a की पावर m करने पर ये कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब मेरा काम क्या है, मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया m कि अगर मैं a की पावर m कर रही हूँ तो वो इस H के अंदर बिलोंग कर रहा है। और मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है अब कि H को मैं a की पावर m लिख सकूँ। अगर ये काम हो गया तो साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। नाउ
वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, शो नहीं कर सकते हम इसको, हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि एच के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है या फिर ए की पावर एम इसका जनरेटर है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट लेट करना पड़ेगा ताकि हम उसको इस टर्म में दिखा सकें। कोई एलिमेंट एच का लोगे, उसको इसकी पावर में दिखा पाओगे तभी तो शो करोगे ना ये चीज़ कि इसका जनरेटर है। तो उसके लिए क्या करूँगी, एक एलिमेंट को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट करते हैं एक एलिमेंट को हम, देखो हम लेट कर रहे हैं कि लेट स्मॉल एच कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में, और कैपिटल एच किसका सब ग्रुप था, जी का, जो किससे जनरेटेड था, ए से जनरेटेड था, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको एच का एलिमेंट लेट किया है, तो देखो इसको एच का एलिमेंट लेट किया, एच किसका फर्दर सब ग्रुप है, जी का, और जी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, इस तरह के, मतलब जी का जनरेटर कौन है, ए। तो एच किसका एलिमेंट बन गया, जी का एलिमेंट बन गया। तो वही सेम कंसेप्ट कि हम एच को कैसे लिख सकते हैं, ए की सम पावर में लिख सकते हैं। अब इस बार पावर मान लो वो क्या है, 1 है। समझ में आया हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का और जी का जनरेटर है ए। तो एच किसका एलिमेंट बन गया, जी का, और इसके हर एक एलिमेंट को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने एच को क्या लिखा है, ए की पावर के, ठीक है। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इस के को कैसे लिख सकती हूँ मैं, के कोई भी क्या है यहाँ पे, के बी यानी इंटीजर है ना कोई भी, तो इंटीजर को कैसे लिख सकते हो, किन्हीं भी 2 नंबर की प्रोडक्ट्स प्लस जो भी रिमाइंडर बचेगा। कंडीशन क्या होती है कि ये रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन इस m से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर को हम 15 है उसको 5 इंटू 17 है उसको 5 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा है बस यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, देखो ए की पावर के को कैसे लिख सकती हूँ मैं, अब ए की पावर एम क्यू प्लस आर लिख सकती हूँ, ठीक है। बेस अलग अलग कर दो, ए की पावर एम क्यू कर दो और ए की पावर आर कर दो, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 0 से बड़ा और m से छोटा। देखो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए की पावर एम क्यू, उसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर क्यू की पावर एम, यानी कि, और ए की पावर की क्या है, एच है, एच क्या है, कोई भी एच का एलिमेंट है। तो इस स्मॉल एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए की पावर एम की पावर क्यू, यानी कि हमने कैपिटल एच का जो एलिमेंट लिया था स्मॉल एच, उसको हमने ए की पावर एम की कुछ पावर में लिख दिया। अगर ऐसा हो गया तो ए की पावर एम क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा ना कैपिटल एच का। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस आर को 0 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम कह तो नहीं सकते ना कि आर 0 ही है, क्यों, क्योंकि 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो हम क्या करके चलेंगे, क्लेम कर रहे हैं कि आर 0 है, तो हम इसके लिए मान के चल लेते हैं कि आर 0 नहीं है। लेट इफ पॉसिबल क्या कि आर क्या है, 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि आर 0 है, तो उल्टा मान के चल रही हूँ कि आर 0 नहीं है, ठीक है। अब अगर आर 0 नहीं है तो देखो ए की पावर आर है, यहाँ से क्या करो, ए की पावर आर की वैल्यू निकाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। ए की पावर आर क्या होगी, ए की पावर के, और ये टर्म यहाँ के माइनस की हो जाएगी, तो ए की पावर आर क्या होगा, ए की पावर के इंटू ए की पावर एम क्यू का इन्वर्स कह लो, या फिर इसको ऐसे कह लो, ए की पावर के ए की पावर माइनस एम क्यू, ये ए की पावर आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ए की पावर के, ये ए की पावर के किसके इक्वल है, एच के इक्वल। एच कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में। तो देखो नाउ ए की पावर के कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, और पीछे अभी हमने ए की पावर एन को भी बिलोंग करवाया था कैपिटल एच में। देखिए ये रहा, यहाँ पे के लिखा हुआ है क्या आपने, यहाँ पर के लिखा था तो इसको एन कर लो, ये एन लिख, यहाँ इसको एन कर लो, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए की पावर एन, बस ठीक है। हमने कहा था ना कि x अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और ये ए से जनरेटेड है, तो मतलब इसको हम किसी भी पावर में लिख सकते हैं। तो बस वही काम हमने किया है, इसको ए की पावर n कर लो। यहाँ पर क्या लिखा है, ए की पावर की, ए की पावर के भी इसमें बिलोंग कर रहा था, ए की पावर n भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। और देखो अगर ऐसा है,
ए की पावर के इसमें बिलोंग कर रहा है और ए की पावर एन इसमें बिलोंग कर रहा है। एन नहीं, देखो यहाँ पे एम है, सॉरी एम है, ये देखो ये रहा, ए की पावर एम बिलोंग करेगा एच में, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ से, इसको बेशक से स्टार इक्वेशन मान, ठीक है। देखो ए की पावर के तो समझ में आएगा आपको, यहाँ से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर ए की पावर एम भी बिलोंग कर रहा है स्टार वाली इक्वेशन से। ये ए की पावर वो जो हमने पीछे था ना, वो के था तो के ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना। ए की पावर के भी बिलोंग कर रहा है, ए की पावर एम भी बिलोंग कर रहा है। अगर एच के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, एच के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, और ये दोनों, ये एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लो। तो इसका मतलब बाय क्लोजर लो आप लिख सकते हो कि ए की पावर एम की पावर क्यू किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। देखो देखो मुझे शो करके क्या करके दिखाना है, ये शो करके दिखाना है कि ए की पावर के इंटू ए की पावर माइनस क्यू ये एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये अलग से एच में बिलोंग कर रहा है, ए की पावर भी एच में बिलोंग कर रही है, लेकिन उसके लिए मेरे को क्यू चाहिए ना साथ में, तभी तो मैं इस चीज़ को प्रूव करके पाऊंगी। अगर ए की पावर एच में बिलोंग कर रहा है, अगर इसको एक नंबर मान लो, सपोज ये पी है, ठीक है, अगर पी एच में बिलोंग कर रहा है तो पी का स्क्वायर भी तो एच में बिलोंग करेगा ना। तो वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्लोजर लॉ में कि अगर ए की पावर एम बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए की पावर एम की पावर क्यू भी एच में बिलोंग करेगा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए की पावर क्यू भी एच में बिलोंग करेगा। अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, यानी कि ए की पावर एम क्यू भी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट्स को दिखाना है कि ये इसमें बिलोंग करेंगे। इसको थर्ड मान लो बेशक से, और इसको फोर्थ मान लो। अब देखो यहाँ से ए की पावर के बिलोंग कर रहा है और यहाँ से ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों में फिर से क्लोजर लॉ अप्लाई कर दो। तो अगर क्लोजर लॉ अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा कि ए की पावर के और ए की पावर माइनस एम क्यू किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। और ये नंबर था किसके इक्वल, ए की पावर आर के इक्वल था, ये किस में बिलोंग कर गया, एच में। और आर की कंडीशन क्या थी कि वो 0 और एन के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, ये कंडीशन थी। लेकिन देखना यहाँ से एक बार, यहाँ से तो क्या आ गया, आर 0 नहीं आ गया। यहाँ से तो आप कह रहे हो कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी है और एम से छोटी है, और हम कह रहे हैं कि ए की पावर आर के अंदर एच, ए की पावर आर एच में। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन कैसी आई, हम क्या मानकर चले थे, ये देखिए कि लेट एम बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एम बिलोंग करेगी एच में। मतलब एम छोटे से छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर ए की पावर वो करने पर एच के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए की पावर आर जो है वो एच में जा रहा है, और आर क्या है तो 0 से बड़ा है या एम से छोटा है। लेकिन वहाँ हम कह रहे हैं कि एम तो छोटे से छोटा नंबर है जिसकी ए की पावर करने पर वो जा रहा है, उससे छोटा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ए के ऑप्शन बचा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ये मान के चले थे कि आर जो है वो 0 नहीं है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि आर क्या है, 0। क्यों, अगर क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि भाई आर 0 नहीं है, तो हमें ए की पावर आर मिल रहा है एलिमेंट जो एच के अंदर जा रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए की पावर एम तो छोटा छोटा नंबर था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम ये गलत रिज्यूम करके चले थे। इसका मतलब आर को क्या होना पड़ेगा, 0। अब देखो अगर आर 0 हो गया तो यहाँ पे देखो आर 0 ये खत्म, यानी कि ए की पावर के किसके इक्वल आ गया, ए की पावर एम क्यू के इक्वल आ गया, और यू कैन से ए की पावर एम की पावर क्यू के इक्वल आ गया। तो हमें यही तो शो करना था कि एच के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है। तो एच का जनरेटर कौन बन गया, ए की पावर एम। अगर एच का जनरेटर बन गया ए की पावर एम, एच था क्या, सब ग्रुप था जी का, एच क्या था, सब ग्रुप था ना जी का, और जी क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप। तो एच भी क्या बन गया, एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर एक सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये हमने इस थ्योरम में प्रूव किया। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल तो नहीं था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, शो दैट इफ जी हैज़ infinite if G is an infinite cyclic group then G has exactly 2 जनरेटर। अगर कोई G है वो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। बिल्कुल आसान सा छोटा सा प्रूफ है इसका। देखिए हमने मान लिया कि G क्या है, जनरेटेड बाय A है और कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। देखो साइक्लिक तो है,
साइक्लिक मानना है तो इस वजह से हमें मानना पड़ा कि वो ए से जनरेटेड है, लेकिन कैसा है, इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट ऑर्डर उसका नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जी का ऑर्डर भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। जी का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब क्योंकि ये ए से जनरेटेड है तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर ए इसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स में, ऐसा है। अब एक तो ए इसका जनरेटर है और एक ए इनवर्स इसका जनरेटर है, तो मुझे शो करना है कि ए और ए इनवर्स कितने हो गए, दो। इन दोनों के अलावा इसका कोई भी जनरेटर नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसे अपोजिट मान के चलूँगी, मैं मान लूँगी कि इसका कोई भी और जनरेटर है। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट इफ पॉसिबल कि बी क्या है, जो बिलोंग कर रहा है जी में, और बी इसका क्या है, जनरेटर है। बी क्या है, इसका कोई अदर जनरेटर है, ठीक है। अब देखो बी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, और जी ऑलरेडी किससे जनरेटेड है, ए से। तो बी में बिलोंग करने वाले हम किसी भी एलिमेंट को ए की सम पावर में लिख सकते हैं। ये रिजल्ट तो आपको हम बहुत बार यूज़ कर चुके, फॉर सम इंटीजर के, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि बी इसका कोई जनरेटर है तो ए इसका कोई एलिमेंट बन जाएगा, ए इसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। और ए देखो क्या है, ए इसका कोई एलिमेंट तो है ही, तो ए को भी हम इसकी सम पावर में लिख सकते हैं। ये देखो अब हमने क्या कहा कि बी इसका कोई और जनरेटर है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की पावर के, तो यानी कि बी इसका क्या है, जनरेटर। अगर ऐसा है, देखो अगर बी जनरेटर है तो ऐसे होगा, ए कोई भी एलिमेंट अगर आप ले रहे हो और बी इसका जनरेटर है, बी की वैल्यू ऐसे है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि आप ए को कैसे लिख सकते हो, ए को आप किस तरह से लिख सकते हो, ये जो जनरेटर है बी जिसकी वैल्यू ए की पावर के है, इसकी सम पावर में लिख सकते हो। इसकी सम पावर मान लो कि क्या है, एन है। समझ में आया आपको। देखो ए इसका जनरेटर तो था ही, मैंने बी क्या किया, कोई एक अनदर एलिमेंट तो है ही और जनरेटर भी है, ठीक है। अगर बी कोई इसका एलिमेंट है जी के अंदर बिलोंग करने वाला, तो उसको मैं इस पावर में लिख सकती हूँ। फिर मैं कह रही हूँ कि बी जनरेटर है इसका, लेकिन बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाल ली हमने, ए की पावर के, तो मैंने इस बी की जगह ए की पावर के लिख दिया, और ए इसका कोई एलिमेंट है। तो अगर ये इसका जनरेटर है, ये इसका एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट को इसकी सम पावर में लिख सकते हैं ना। तो बस वही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे एन क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा है कि ए की पावर के की पावर एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देखो ए की पावर के की पावर एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। या फिर आप ऐसे कह लो कि ए की पावर के की पावर एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसको इधर लेके आना, ए की पावर के एन -1, और इधर क्या बचेगा, आइडेंटिटी बचेगी ना। यानी कि ए की सम पावर करने पर ई मिल रहा है। तो इससे क्या डिफाइन होता है कि ए कैसा हो गया, फाइनाइट ऑर्डर का हो गया। फाइनाइट ऑर्डर की ये तो डेफिनेशन होती है कि अगर आपको ए की कुछ पावर करने पर ई मिल जाए तो उसका ऑर्डर फाइनाइट हो जाता है। अगर ऐसी पावर ना मिलती कि ये ई के इक्वल ना आता तो मैं कहती कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। बट यहाँ से तो क्या आ गया कि ए का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि के एन -1 ही इसका ऑर्डर हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है, या फिर इससे छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, हमें यहाँ से बस एक कंसेप्ट मिल गया कि ये फाइनाइट ऑर्डर का है, ये क्या है, फाइनाइट। लेकिन ज़रा यहाँ पर आना, हम तो क्या लेकर चले थे कि ये किस ऑर्डर का है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है। देखो अगर ए जी से जनरेटेड था जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर का था, तो यहाँ पे ए का ऑर्डर भी कैसा था, यहाँ पे जी लिख रखा है क्या, ए लिख लो। ए का ऑर्डर भी कैसा था, इनफाइनाइट था। ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। और यहाँ से क्या आ गया, ए का ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया। तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि मैंने माना था कि बी कोई एक एलिमेंट है जो इसका जनरेटर है, तो ये क्या हो गया आपका गलत। इसका मतलब किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो ही जनरेटर होंगे, एक एलिमेंट और एक उसका इन्वर्स। समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि लास्ट थ्योरम है। उसके बाद तो एलर्स फंक्शन की एक थ्योरम रह जाएगी।
नेक्स्ट देखो क्या थ्योरम है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। ये बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, तो करते हैं इसका प्रूफ। वही बात है, अगर साइक्लिक है तो सेम, लेट जी भी कोई आपका साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेटेड है। ये क्या है, लेट जी विद दिस बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो देखो ए का ऑर्डर भी कैसा होगा, फिर इनफाइनाइट होगा। अब सब ग्रुप की बात की है तो मान लेते हैं कि एच क्या है, कोई भी एक प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, और जी क्या है, ए से जनरेटेड है, तो एच भी किसका एलिमेंट, एच इसका एलिमेंट हो जाएगा जी का। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, एच को ए की सम पावर में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एच इसका सब ग्रुप है, तो इसके हर एलिमेंट को हम इसकी इस पावर में लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि मैं एच को ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो प्रूव क्या करना है कि ये इसका जो सब ग्रुप है ये भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट है। इसको उल्टा मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल एच बी फाइनाइट सब ग्रुप। क्या मान लेते हैं कि एच क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है, मतलब फाइनाइट ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर कुछ भी मान लो, लेट्स से इट इज एन, ठीक है। हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये इनफाइनाइट ऑर्डर का है। तो मैंने मान लिया कि फाइनाइट ऑर्डर का है और इसका ऑर्डर क्या है, एन, ठीक है। देखो एच किसके इक्वल लेट कर रखा है, ए की पावर के इक्वल लेट कर रखा है, तो एच की जगह मैं लिख दूँ ए की पावर के, किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर ए की पावर के का ऑर्डर एन है तो इसका क्या मतलब होता है कि ए की पावर के की पावर एन करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी, यही मतलब होता है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए की पावर एन के किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ए की सम पावर करने पर ई मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि ए कैसे ऑर्डर का हो गया, फाइनाइट ऑर्डर का हो गया, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर ये है, बट हाँ यहाँ से पता चल गया कि ए की कुछ पावर करने पर अगर ई मिल रहा है तो ए का ऑर्डर पक्का फाइनाइट होगा। लेकिन फिर वही बात, यहाँ से तो हम क्या मान के चले थे कि ए का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट है। यहाँ से क्या आ गया कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, तो ये क्या आ गई, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम मान के चले थे कि एच को एक फाइनाइट सब ग्रुप, तो ऐसा नहीं है। एच कैसा होगा, एच इज़ अ इनफाइनाइट प्रॉपर सब ग्रुप। और एच था क्या, एच आपका एक प्रॉपर सब ग्रुप था किसी भी एक साइक्लिक ग्रुप का। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। तो इसी के साथ साइक्लिक ग्रुप और इससे रिलेटेड आपकी सारी थ्योरम्स कंप्लीट होती है। हमने क्या क्या पढ़ा साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, अगर जी कोई भी एक एलिमेंट, जी कोई भी एक ग्रुप है, ए उसके अंदर बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट है, और अगर हम जी के हर एक एलिमेंट को लेट से एक्स को अगर मैं ए की सम पावर में लिख सकती हूँ तो ए उसका क्या बन जाएगा, जनरेटर। और ऐसा है तो जी क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप, और ए क्या है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। साइक्लिक ग्रुप की फिर हमने पढ़ी है टोटल 9 थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम क्या थी, हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है, ये याद रखना, हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। दूसरी थ्योरम ये थी, अगर ए जनरेटर है ग्रुप का तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। थर्ड थ्योरम क्या थी कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वही उसका जनरेटर का ऑर्डर होगा। फोर्थ क्या थी, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका भी ऑर्डर एन होगा, जिसका ऑर्डर एन होगा, मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर है वही सेम एलिमेंट का ऑर्डर होगा, तो वो ग्रुप भी कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी वो ये थी कि हर एक फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो साइक्लिक होगा। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आज हमने क्या पढ़ी, कंपोजिट ऑर्डर वाली पढ़ी कि हर एक फाइनाइट ग्रुप का जिसका ऑर्डर कंपोजिट होगा वो एक सब ग्रुप पोजेस करेगा, मतलब उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। फिर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। और फिर ये जो लास्ट अभी पढ़ी थी थ्योरम इससे पहले
कि अगर कोई जी है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके 2 जनरेटर होंगे। और अब ये जो आपके सामने है, अगर जी कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी साइक्लिक ग्रुप और इससे रिलेटेड थ्योरम। अब आपका रह गया एक टॉपिक एलर्स फंक्शन। उसके बाद 1.4 का बस समझाना है मुझे थोड़ा सा, अभी बता देती हूँ। एलर्स फंक्शन के बारे में भी इस वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो एलर्स फंक्शन क्या होता है, आपको ये नंबर थ्योरी में रिजल्ट होते थे अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे अगर फाइव ऑफ एन की अगर हम बात करें, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये 1 होता है कब, अगर एन 1 हो तो, मतलब किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है, इसका कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n। कैसे, अगर आपको 5/6 निकालना है, ठीक है, तो इसके जो आपके वो होंगे एलर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो एलर फंक्शन का मतलब क्या है, 5/6 निकालना है, तो 6 और 6 से छोटे वाले वो नंबर जो को प्राइम हो 6 के साथ। यानी कि देखो पहले तो नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से वो नंबर जो 6 के साथ को प्राइम हो, को प्राइम मतलब जिनका जीसीडी क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो एक तो देखो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक 1 और एक 5 ऐसा है जिसका 6 के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। तो इसका मतलब 5/6 की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर अपने 5/10 निकालना है, तो वही सेम बात, पहले तो 10 तक नंबर लिखो। क्यों, क्योंकि n से छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए और n की इक्वल होनी चाहिए। अब 10 के साथ इन सबका जीसीडी देखो, इसका ठीक है कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही है, लेकिन इसमें तो और नंबर कॉमन आ जाएंगे। एक ये है, नहीं नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये है, ये है, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 4 नंबर नहीं हो गए। क्या देखना है आपने, जीसीडी देखना है कि वो क्या हो, 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि 3 और 6 है तो उसके तो मल्टीपल बन जाएंगे, मल्टीपल नहीं बनने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। अभी जो हम थ्योरम पढ़ेंगे ना, वो एलर्स फंक्शन पे बेस्ड है। वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, अगर उसका ऑर्डर n है तो उसके n नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। तो आपको यही नहीं पता कि n होता क्या है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया पहले कि n क्या होता है, एलर फंक्शन होता है जिसको हम s सोल्व करते हैं। मतलब अब हमें एक ऐसी थ्योरम मिल जाएगी जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट था, और एक रिजल्ट आपका ये भी हुआ करता था, अगर n को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है ऐसे किन्हीं भी नंबर्स की, p1 की पावर 2, p2 की पावर k2 अप टू pr की पावर kn, अगर ऐसे लिख रखा है, तो जो 5/n होगा ना, वो क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1/p1, 1 माइनस 1/p2 एंड अप टू 1 माइनस 1/pr। ठीक है, एक ही रिजल्ट था जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा रिजल्ट क्या था, एक ये और एक ये। देखो अगर किन्हीं भी 2 नंबर का जीसीडी, लेट से कि कोई भी नंबर है q है, ठीक है, अगर ऐसा था तो हम इसके लिए कोई भी 2 नंबर mn और n ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, m की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a प्लस n की मल्टीप्लिकेशन b के साथ किसके इक्वल होगा, इस नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर ये है ना, अगर a और b का जीसीडी q है तो ये कंडीशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे ये जीसीडी 1 नहीं है, कोई भी नंबर है। और इसी के साथ ये रिजल्ट जरूर याद रखना, अगर a और b का जीसीडी 1 है तो m एंड n ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगी कि m a प्लस n b किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और ये कंडीशन ऐसी होती है, अगर ये है तो ये है तो ये, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो ये है तो ये होगा, लेकिन ये है तो ये नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके बेस पे अब आपकी क्या है, एलर्स फंक्शन के बेस पे ही थ्योरम है जिसको हम प्रूव करेंगे। ये देखो,
थ्योरम है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज फाई n वेयर फाई n इज एलर फंक्शन। मतलब सिंपली जो भी हमने फाई n को सॉल्व करना देखा कि फाई ऑफ 10 की वैल्यू वैसे निकालते हैं, सेम एज इट इज वो अगर ग्रुप है आपका, उसमें कितने भी एलिमेंट्स है, फाइनाइट है तो मतलब मान लो उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, आपको ये पता करना है कि इसके कितने जनरेटर हैं। तो क्या करो, n क्या है उसका ऑर्डर है, तो वही सेम बात n तक के एलिमेंट्स लिखो। अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट है तो 1 2 3 4 लिखो, और 4 के साथ जीसीडी जिसका भी 1 होगा, जो भी को प्राइम होगा, उतने ही उसके जनरेटर होंगे। यानी कि एलर फंक्शन का कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है, बट इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे है ये। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। देखिए, मान लो कि लेट जी क्या है, कोई भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि किससे जनरेटेड है, ए से जनरेटेड है। ठीक है, तो जी के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए होंगे, और इसका ऑर्डर भी मानना पड़ेगा ना, इन्होंने बोला है तो एन ऑर्डर का मान, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 अप टू ए की पावर n तक सारे के सारे एलिमेंट्स जी में होंगे। और क्योंकि जी का ऑर्डर n है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अगर n है तो a की पावर n करने पर क्या मिलेगा, e मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हम मान कर चलते हैं, हम क्लेम करके चलते हैं कि a की पावर जो m है, जहाँ m की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है और n और n से छोटी है, इसकी जनरेटर होगा। हम क्या मान के चल रहे हैं, देखो हम क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट, क्या क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर इसका जनरेटर बनेगा तो वो कब बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब m और n का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। n क्या है, इस ग्रुप का ऑर्डर। अगर a की किसी पावर को इसका जनरेटर बनाना है तो कंडीशन ये है कि वो पावर और जो आपके ग्रुप का ऑर्डर है, इट मीन्स n, उन दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1। यही तो एलर फंक्शन में हम पढ़ के आए हैं अभी, तो वो यहाँ पे है कि m और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1। देखो, फर्स्ट सपोज अगर a की पावर m इसका जनरेटर है, ठीक है, अगर हम मान रहे हैं कि भाई a की पावर, ऐसे लिख लो इसको कि अगर a की पावर m इसका जनरेटर है, ठीक है। देखिए, a कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, जी, फर्दर ए की पावर m के इक्वल है। तो जी के अंदर बिलोंग करने वाले एक एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, ए की पावर m की पावर सम कुछ पावर होगा, वेयर के क्या है, कोई भी इंटीजर है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर जी का जनरेटर है ए की पावर m और जी के अंदर ए कंटेन कर रहा है, तो ए को मैं लिख सकती हूँ ना, ए की पावर m की कुछ पावर के, तो के क्या है आपका, कोई भी इंटीजर। ठीक है, अब देखो वही सेम बात, ए को किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, ए की पावर m के इक्वल लिख सकती हूँ। यहाँ से ए की पावर m की इसको इस साइड ले आओ तो ये -1 हो जाएगा बेस से मैं, और इधर क्या बचेगा, आइडेंटिटी बचेगी। अब वही बात, ए की कुछ पावर करने पर ई मिल रहा है, ए की कुछ पावर करने पर ई मिल रहा है, और यहाँ से देखो ए की पावर n किसके इक्वल था, ई के इक्वल था। ठीक है, ए की पावर n किसके इक्वल था, ई के इक्वल था, और ए की कुछ पावर करने पर ई मिल रहा है। तो यहाँ से फिर से वही थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा, इस m के -1 को डिवाइड करेगा। और यहाँ से a की पावर n इक्वल टू ई ना लिख के इसको ऐसे लिख लो कि a का ऑर्डर क्या है, n है, a का ऑर्डर क्या है, n। a की कुछ पावर करने पर e मिल रहा है और a का ऑर्डर अगर n है, तो इससे क्या लिखोगे कि n डिवाइड करेगा किसको, m के -1 को करेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इसको लिख सकते हो ना, m के -1 n इंटू सम नंबर होगा तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो m के -1 किसके इक्वल आ गया, nr के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या करो, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये -nr बनेगा प्लस m के बनेगा इक्वल टू 1 बनेगा। इसको ना ऐसे लिख लो, r के साथ माइनस ले लो और प्लस m के कर लो और इक्वल टू 1 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट वो वाला यूज़ करो कि n इंटू दिस प्लस m इंटू दिस अगर 1 के इक्वल है तो m और n का जीसीडी 1 नहीं होगा। देखो अभी बता के चुकी थी, अगर ऐसा हो कि m a प्लस n b 1 के इक्वल हो तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। इसका मतलब a और b का जीसीडी 1 है। यहाँ पे क्या है, m के साथ तो k है और n के साथ -r है ना।
तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसका जीसीडी 1 होगा, किसका, m और n का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से क्या होगा, m और n का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पर तो a और b का जीसीडी 1 था, इसके लिए दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे mn कि ma प्लस nb इक्वल था 1 के, लेकिन यहाँ पर मतलब नोटेशन का फर्क है, कंफ्यूज मत होना। m और n का जीसीडी 1 होगा ना कि माइनस r और k का, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो m और n का जीसीडी क्या आ गया, 1। तो देखिए अभी जो हम क्लेम करके चले थे कि भाई a की पावर m इसका जनरेटर जब ही बनेगा जब m और n का जीसीडी 1 होगा, तो यहाँ से चीज़ प्रूव हो गई। अब कन्वर्सली क्या मान के चलेंगे, कन्वर्सली मान के चलेंगे अगर m और n का जीसीडी 1 है तो a की पावर m इसका जनरेटर बन जाए तो ये थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। एक पार्ट तो हमारा इसका हो गया। समझ में आया आपको, क्या था कि अगर कोई भी a की पावर m इसका जनरेटर बनेगी तो g का ऑर्डर है n, तो उस m को इस n के साथ मिलके जीसीडी क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमने शो कर दी। कन्वर्सली क्या मान के चलेंगे वो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो करते हैं हम कन्वर्स स्टार्ट। देखो कन्वर्सली मान के चलते हैं कि लेट m और n का जीसीडी क्या है, 1 है। क्या है, m और n का जीसीडी 1 है, जहाँ इनकी वैल्यूज ऐसे लाई करें, 0 m की वैल्यू कैसे लाई करेगी, 0 और m के बीच में लाई करेगी, ऐसे होगी, ठीक है ना। देखो अगर m और n का जीसीडी 1 है तो इनके लिए देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर लेट्स से k1 एंड k2 सच दैट कि m इंटू k1 प्लस n इंटू k2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमारा नंबर थ्योरी का रिजल्ट होता है, ठीक है। अभी पीछे हम क्या लेके चल रहे थे, a कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे थे ना, g का, वो सब मैं दोबारा नहीं लिख रही। a कोई भी एलिमेंट था g का, तो a को लिख सकती हूँ मैं a की पावर 1 किसके इक्वल है, a की पावर m k1 प्लस n k2 इसके इक्वल है। इनको अलग अलग कर दो, a की पावर m k1 और a की पावर n k2। देखो पीछे क्या था, a का ऑर्डर n था, a की पावर n करने पर क्या मिल रहा था, e मिल रहा था। इसको बेशक से अलग अलग लिख लो, a की पावर m की पावर k1 और a की पावर n की पावर k2। a का ऑर्डर क्या था, n था, यानी कि a की पावर n करने पर क्या मिलेगा, e का कुछ भी पावर करोगे तो e ही रहेगा, यानी कि a की पावर m की पावर k1। इट मीन्स a की पावर m की पावर k1 इंटू ई, तो यही एलिमेंट आएगा। चल क्या रहा था इधर, इक्वल टू में a, तो a क्या था, g का कोई भी एलिमेंट जिसको आपने a की पावर m की कुछ पावर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, g का जनरेटर नहीं बन गया क्या, बन गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर को निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, एरर फंक्शन आ गया। अगर किसी नंबर को उसका वो बनना है जनरेटर, तो कंडीशन है कि m और n का जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर m और n का जीसीडी 1 है तो वो उसका जनरेटर है। दोनों तरीके से हमने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया है। समझ में आ गई ये थ्योरम, आई थिंक कि समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश तो आपको की है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर का सारा कंसेप्ट होता है कंप्लीट। अब रह गई है 1.4, जिसमें 1-2 क्वेश्चन ही बस मेरे करवाने का है। मेन तो बस एक ही है, तो 7 करवाने का है, बाकी तो ऑरली करवाने हैं। इस वीडियो में वैसे हो ही जाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है करवाने का। देखो बस एक बार ना ओवरव्यू देना आपको, इस रहने देती हूँ फिर मैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत देर हो गई है वीडियो बनाते बनाते, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये वीडियो भी ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, तो अलग अलग ही बनानी पड़ेगी, काफ़ी लंबी, आई थिंक कि 2 घंटे होने वाले हैं वीडियो बनाते हुए को। तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि अब मैं बता पाऊँ उसमें वीडियो, फिर आप देख नहीं पाओगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ना रहने देते हैं, इसमें 1.4 रहेगी आपकी बस। उसमें मेन तो 1-2 क्वेश्चन ही बताने हैं मुझे, आपको करवाने हैं, बाकी सब मैं ऑलरेडी बता दूंगी। टोटल 11 क्वेश्चन है, तो बस फटाफट से एक वीडियो वो बनानी है 1.4 की। उसके बाद मेरी तरफ से आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो जाता है। आपने किया है नहीं किया वो आपको पता है, मैं तो कह रही हूँ साथ साथ कर लो, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और सिलेबस आपका रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको मैंने आज जितनी भी साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम समझाई हैं और एरर फंक्शन समझाया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।